Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video, I will explain you chapter 2 India before the times of Shivaji Maharaj. It means that शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत, शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत कैसा था, इसी के बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. So I request you to watch the video till end, and if you are new to my channel, please subscribe the channel, press the bell icon for notification, like and share with your friends. So let's begin it. We shall learn about the various ruling powers in India before the times of Shivaji Maharaj in this lesson. Various ruling powers existed in India during that period. तो चिल्ड्रेन यहाँ पर क्या कर रहा है कि हम इस लेसन में शिवाजी महाराज से पूर्व काल में भारत में जो विभिन्न राज सत्ताएं थी, विभिन्न रूलिंग पावर्स थी, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो देखते हैं कि कौन कौन से राज सत्ताएं थी, कौन कौन से राजवंश थे. Pal in the 8th century was a famous dynasty in Bengal. In central India, the Gujar Pratihar power spread up to Andhra, Kalinga, Vidarbha, West Kathiawar, कन्नौज एंड गुजरात. तो यहाँ पर कह रहा है कि 8वीं शताब्दी मीन्स 8th सेंचुरी में बंगाल में पाल राजवंश काफी फेमस था. डायनेस्टी मीन्स राजवंश. तो पाल डायनेस्टी जो थी, पाल राजवंश था जो था एक फेमस राजवंश था. सेंट्रल इंडिया में गुर्जर प्रतिहार जो थे आंध्र, कालिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठियावाड़, कन्नौज एंड गुजरात तक फैले हुए थे. अमॉन्ग द राजपूत डायनेस्टीज इन नॉर्थ इंडिया, द गढ़वाल and the Parmar dynasties were the important ones. Among Rajputs, Prithviraj Chauhan, belonging to the Chauhan dynasty, was a valiant king. In the first war at Tarai, Prithviraj Chauhan had defeated Muhammad Gauri, but Muhammad Gauri defeated Prithviraj Chauhan in the second war at Tarai. तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि उत्तर भारत के राजपूत राजवंशों में गढ़वाल और परमार राजवंश जो थे, जो गढ़वाल एंड परमार डायनेस्टी थे, वो काफी इम्पोर्टेंट थे. पृथ्वीराज चौहान जो चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, एक वैलियंट किंग मीन्स एक बहादुर राजा थे. तराई के प्रथम युद्ध में, इन द फर्स्ट वार एट तराई मीन्स तराई के प्रथम वार में, फर्स्ट वार में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था. लेकिन जब तराई का सेकेंड वार हुआ तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया. राजा राज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट बिलोंगिंग टू द चोल डायनेस्टी इन तमिलनाडु वर इमिनेंट रूलर्स. The Cholas conquered the Maldive island and Sri Lanka using their naval strength. King Vishnuvardhan belonging to the Hoysal dynasty in Karnataka had conquered the whole of Karnataka. ये कह रहा है कि तमिलनाडु के चोल डायनेस्टी से राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जो थे वो काफी इमिनेंट मीन्स फेमस रूलर्स मीन्स शासक थे. चोल ने नेवल स्ट्रेंथ मीन्स नौसेना का उपयोग करके मालदीव आइलैंड एंड श्रीलंका को जीत लिया था. अब इधर हम बात करते हैं कर्नाटका की. तो कर्नाटका के होयसल डायनेस्टी के जो किंग विष्णुवर्धन थे, उन्होंने पूरे कर्नाटका को कनकर्ड कर लिया था मीन्स जीत लिया था. तो किंग विष्णुवर्धन किस डायनेस्टी से थे? होयसल डायनेस्टी से थे. During the reign of Govind III of the Rajput dynasty in Maharashtra, the Rajput power spread from Kannauj up to Rameswar. Later, Krishna III conquered the region up to Allahabad. यहाँ पर कह रहा है कि महाराष्ट्र के राजपूत डायनेस्टी के गोविंद तृतीय के शासनकाल के दौरान, उनके शासनकाल में राजपूत पावर जो था वो कन्नौज से लेके रामेश्वर तक फैला हुआ था. बाद में कृष्णा तृतीय ने इलाहाबाद तक के रीजन को जीत लिया. 3 डायनेस्टीज ऑफ द सिलहर्स
emerged in western Maharashtra. One dynasty ruled over Thane and Raigad in North Konkan, the second in South Konkan, while the third dynasty ruled over some parts of the present-day Kolhapur, Satara, Sangli and Belgaum district. अगर हम वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर सिलहरों की 3 राजवंशों का उदय हुआ था. ओके, जो पहला डायनेस्टी था उसने नॉर्थ कोंकण के थाने और रायगढ़ पर रूल किया, दूसरा साउथ कोंकण में, जबकि जो तीसरा डायनेस्टी था उसने कोल्हापुर, सतारा, सांगली, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट पर रूल किया. The last prosperous power before the period of Shivaji Maharaj was that of the Yadavas. The capital of Vilam V of the Yadava dynasty was at Devgiri near Aurangabad. He extended his rule beyond the river Krishna. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि शिवाजी महाराज से पूर्व काल के अंत में महाराष्ट्र के यादवों की राज सत्ता काफी वैभवशाली राज सत्ता मानी जाती थी. उनका जो राज सत्ता था वो काफी प्रॉस्पेरस था. ओके, यादव वंश के शासक जिनका नाम विलम V था, उनकी राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी और उन्होंने कृष्णा नदी के पार अपनी सत्ता का विस्तार किया था. उन्होंने कृष्णा नदी के पार तक अपने सत्ता का विस्तार किया था. The Yadava period is considered to be the golden period of Marathi language and literature. It was in this period that the Mahanubhav Panth and the Varkari movement emerged. मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए जो यादवों का शासन काल था वो गोल्डन पीरियड के रूप में जाना जाता है और इन्हीं के शासन में, इन्हीं के राज सत्ता के दौरान महानुभाव पंथ और बरकारी मूवमेंट का उदय हुआ. इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. इन्वेजन्स मीन्स आक्रमण. तो नॉर्थ वेस्ट से जो आक्रमण हुए उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. लोकल डायनेस्टीज लाइक द यादवा एंड राजपूत रूल्ड इन महाराष्ट्र, बट इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट conquered the local dynasties there and established their own rule. ये क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र में राजपूत एंड यादवा राजवंशों का शासन था, किंतु नॉर्थ वेस्ट के आक्रमणकारी, इन्वेडर्स मीन्स आक्रमणकारी, इन लोकल डायनेस्टीज को जीत लिए और वहां पर अपना रूल, अपना शासन स्थापित किया. In the meanwhile, the Arab power had emerged in the Middle East. Arab rulers turned towards India to expand their empire. इसी बीच में मिडिल ईस्ट में अरब पावर का उदय हुआ. इमर्ज मीन्स उदय होना. और जो अरब रूलर्स थे, अरब शासक थे, वो अपना साम्राज्य इंडिया में बढ़ाना चाहते थे. Arab rulers turned towards India to expand their empire. The Arab general Muhammad bin Qasim attacked the Sindh province in the 8th century. अरब जनरल जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम, उसने 8th सेंचुरी में सिंध प्रोविंस पर अटैक किया. Not withstanding the resistance of King Dahir, he conquered the province of Sindh. उसने सिंध के राजा दाहिर को हराकर सिंध प्रोविंस को जीत लिया. ड्यू टू दिस कैंपेन द अरब्स केम इनटू पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विथ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. और इसी कैंपेन के कारण अरब जो थे इंडिया से पहली बार पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट में आए. इन द पीरियड दैट फॉलोड, Turks, Afghans and Mughals from Central Asia came to India and established their power here. इसी दौरान सेंट्रल एशिया से तुर्क्स, अफगान्स एंड मुगल
इंडिया आए और उन्होंने भी अपना अपना पावर इस्टेब्लिश किया। आगे देखते हैं। In the 11th century CE, the Turks began to invade India, expanding their territories. They reached the northwestern frontier of India. यहाँ पर क्या करा है कि 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कों ने आक्रमण करने प्रारंभ किए और वे अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए भारत के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर तक पहुंच गए, मीन्स पश्चिमोत्तर सीमा तक आ पहुंचे। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी invaded India many times. He plundered the rich temples at Mathura, Vrindavan, Kannauj and Somnath and carried away enormous wealth with him. गजनी का सुल्तान महमूद ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया और उसने मथुरा, वृंदावन, कन्नौज एंड सोमनाथ के टेम्पल को लूटा और अपने साथ विशाल मात्रा में सारा धन ले गया। The world famous and rich library of the Nalanda University was burned down by बख्तियार खलजी। वर्ल्ड का फेमस, उस समय वर्ल्ड का फेमस लाइब्रेरी जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी, वो बख्तियार खलजी के द्वारा जला दिया गया था। सल्तनत इन द नॉर्थ। अब यहाँ पर हम लोग नॉर्थ के सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। इन 1175 CE and 1178 CE, Sultan Muhammad Ghori of Ghur from Afghanistan invaded India. In 1175 and 1178 CE में अफगानिस्तान के घुर का मोहम्मद गौरी इंडिया पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी कहाँ का था? अफगानिस्तान के घुर का था। He appointed Qutbuddin Aibak to look after the governance of the conquered territories in India. उसने इंडिया के जीते हुए प्रदेशों, conquered territories means जीते हुए प्रदेशों की देखभाल करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया। Later, after the death of Muhammad Ghori in 1206 CE, Aibak began to rule the Indian territories under his rule independently. बाद में मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद, जो उसकी डेथ कभी हुआ 1206 CE में, ऐबक जो था इंडियन टेरिटरी पर इंडिपेंडेंटली रूल करने लगा। ऐबक who was initially a slave became the ruler of Delhi. ऐबक जो इनिशियली मीन्स प्रारंभ में एक स्लेव मीन्स गुलाम था, अब क्या हो गया था? दिल्ली का शासक हो गया था, रूलर ऑफ दिल्ली हो गया था, मीन्स ही बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का शासक हो गया था। ही डाइड इन 1210 CE। उसकी मृत्यु कभी हुई? 1210 CE में हुई। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान। इब्राहिम लोदी जो था वो लास्ट सुल्तान था। ही मेड मेनी एनिमीज बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूलियर टेम्परामेंट। उसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए बिकॉज ऑफ अपने पेक्यूलियर टेम्परामेंट के कारण, मीन्स विचित्र व्यवहार के कारण वो बहुत सारे दुश्मन बना लिए। दौलत खान लोदी, गवर्नर ऑफ पंजाब, इन्वाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। दौलत खान लोदी जो गवर्नर था कहाँ का? पंजाब का, उसने बाबर को इनवाइट किया इब्राहिम लोदी से फाइट करने के लिए। और बाबर कहाँ का था? बाबर काबुल का शासक था, बाबर काबुल का रूलर था। तो दौलत खान लोदी ने बाबर को इब्राहिम लोदी से फाइट करने के लिए इनवाइट किया। Babur defeated Ibrahim Lodi in the battle and thus the Sultanate came to an end. बाबर ने इब्राहिम लोदी को बैटल में हरा दिया और इस तरह से सल्तनत का
खात्मा हो गया मीन्स एंड हो गया. So student, here I finish this video. If you like my teaching, please do subscribe my channel and share this video with your friends. For the remaining parts of this chapter, do watch my next video. Thank you for watching and listening to me.